वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डिटेल से फर्स्ट वीडियो ये है, इसमें सब कुछ आपको बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में रिलेवेंट रहेगा। आपके जब प्रैक्टिकल होता है तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ साथ सब कुछ डील करते चलेंगे। ये आपका पीडीएफ है, इससे आप ले भी पाएंगे। हम बताएंगे पीडीएफ आपको कैसे लेना है। वीडियो को अंत तक देखें, बीच में हम बताएंगे। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन तो ओरली मतलब कॉमन सेंस पे पूछा जा सकता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कब का एक्ट है, पूछ लेते हैं लोग। तो याद रखना है 1872 का ये एक्ट है। अब इंट्रोडक्शन में मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि हाँ, ये एक्ट कब पास हुआ है, इसको कब फोर्स में लाया गया। तो इसको देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 का है, गवर्न लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। मतलब किससे रिलेट करता है, तो लॉ रिलेटिंग टू इंडिया, मतलब इंडिया में रिलेट करता है, यानी कि रिलेटिंग टू इंडिया है, यानी कि इंडिया में अप्लाई होता है। द एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश इंडिया। और ये एक्ट देखिए, पूछ लिया जाता है कि एक्ट किसके द्वारा पास किया गया था, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या ब्रिटिश इंडिया के द्वारा। तो जो ब्रिटिशर थे तभी ये क्या ब्रिटिश इंडिया के द्वारा इसे पास किया जाता है। इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। ये किस पे बेस्ड होता है, यानी कि किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, तो कॉमन लॉ पे बेस्ड होता है। एक क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, नॉर्मली आपको याद रखना है बस। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं बताऊंगा। दिस एक्ट इज अप्लीकेबल, भाई ये पूछा जाता है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये कहाँ अप्लाई होता है, तो होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, सब कहीं अप्लाई होने लगा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखना कि पूछ लिया जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये कहाँ अप्लाई होता है। तो याद रखना इंडिया, और यानी कि होल ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर को भी एक्सेप्ट किया गया है यानी कि इंक्लूड किया गया है। अब इसका पूछा जाता है द एक्ट ना एंड, मतलब ये एक्ट इफेक्ट में कब आया, तो याद रखना 1 सितंबर 1872 एंड अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। मतलब ये जो है पूरे इंडिया पे 1 सितंबर 1872 को क्या हुआ, अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। अब डिफिनेशन देख लेते हैं, जिसे इसमें देखिए कुछ डिफिनेशन जो दी गई हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं। प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बताऊंगा। एक चित्र के माध्यम से भी आप समझ पाएंगे इसमें जो चित्र दिया है। तो सबसे पहले देखिए, प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। थोड़ा लेंथीएस्ट वीडियो नहीं रहेगा, कोशिश करूंगा अच्छे से समझाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे दो आदमी हैं, एक आदमी ये है, एक आदमी ये है। इसको अगर हम ये नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, ओके। अब ए बी नाम देने के बाद में क्या होता है, प्रपोजल। देखिए, प्रपोजल को समझते हैं सबसे पहले। तो प्रपोजल जैसे ये क्या कर रहा है, बी को तरफ आगे हाथ बढ़ा रहा है। तो ये जो है बी की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, किस लिए, कि दोस्ती करने के लिए या कोई काम करने के लिए। तो ये बी को क्या दे रहा है, प्रपोजल दे रहा है। सिंपल समझिए, ये बी को क्या दे रहा है, प्रपोजल दे रहा है। जिससे आप किसी से क्या कहते हैं, किसी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो वो प्रपोजल हो जाता है। अब अगर बी आपका हाथ पकड़ लेता है तो वो एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस समझ में आ चुका होगा, क्योंकि जब ये आगे हाथ बढ़ाया, बी ने पकड़ लिया उसके हाथ को, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा। अब एग्रीमेंट कब होगा, जब दोनों जिस बात के लिए हाथ एक दूसरे के प्रति बढ़ाए थे, ये और भी, उस काम के लिए अगर कंसेंट दे देते कि हाँ आई एम रेडी, यानी कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, तो वो एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट बन जाता है। जब प्रपोजल में एक्सेप्टेंस लगेगा, यानी कि एक्सेप्टेंस हो जाएगा, तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। सिंपल समझ लीजिए, ये और बी मिलके कॉन्ट्रैक्ट किए। अब ए ने इसको ऑफर तो दे दिया। अब ए जब ऑफर दे देता तो बी उस पर कह देता हाँ सही है, मैं ये काम करूँगा, दोस्ती मैं आपसे करूँगा। वो एक्सेप्टेंस वही एग्रीमेंट हो जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं डिफिनेशन। देखिए, सबसे पहले डिफिनेशन कैसे आप लिखेंगे, तो इसकी डिफिनेशन लिखने के लिए आप सेक्शन का जरूर सहारा लेंगे। जब तक आप सेक्शन नहीं लिखेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। भाई, सेक्शन आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है एग्ज़ाम में। जब तक सेक्शन नहीं लिख के आएंगे, नंबर सही नहीं आने वाला है। आप डिफिनेशन एग्जैक्टली लिख दें, सेक्शन नहीं मेंशन करते हैं, नंबर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए मैं पहली वीडियो में बता रहा हूँ, सेक्शन ज़रूर याद कर लेना। एक तो सेक्शन याद करने से आपका एग्ज़ाम में नंबर भी गेन होगा, यानी कि नंबर भी बढ़ेगा। दूसरा, एक जब इंटरव्यू होता है, यानी कि जब आप वाइवा दे रहे होते हैं, तब भी पूछ लिया जाता है कि बताइए प्रपोजल कहाँ डिफाइन है। उसकी डिफिनेशन नहीं पूछते कि हाँ उसके अंदर डिफिनेशन बताइए, उससे सीधा आपसे
सेक्शन पूछते हैं तो सेक्शन पे ज़्यादा कमांड बनाइएगा। देखिए, अब प्रपोजल क्या होता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू obtaining द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और अब्सटेनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन एग्जैक्टली होना चाहिए जो है। अगर लिख रहे हैं तो अपने मन से मत लिखिएगा, डेफिनेशन याद कर लेना। एक्सेप्टेंस की डिफिनेशन देखें क्या होता है। तो एक्सेप्टेंस व्हेन पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड signifies his assent to thereto द प्रपोजल इज said टू बी एक्सेप्टेंस। अब देखिए, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है इसको जरूर लिखना। ये प्रपोजल व्हेन एक्सेप्ट बिकम अ प्रोमिस, मतलब एक प्रपोजल कब प्रोमिस बनता है, पूछ लिया जाता है कि एक प्रपोजल कब प्रोमिस बनता है। तो ये प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है तो बिकम अ प्रोमिस, वो प्रोमिस बन जाता है। पर अब देखिए, पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर, यानी कि जो पर्सन क्या कर रहा है, जो पर्सन प्रपोजल दे रहा है, प्रपोजल को बना रहा है, तो उसे हम कहेंगे प्रोमिसर। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी। तो इसमें जैसे आपने अभी हम आपको एग्जांपल दिए कि ये क्या कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है। किसको दे रहा है? तो बी को दे रहा है। तो जो प्रपोजल देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रोमिसर कहते हैं। और जो एक्सेप्ट करता है उसे हम प्रोमिसी कहते हैं। सिंपल, आप समझ गए होंगे। तो ये क्या हुआ? प्रोमिसर हुआ, और बी क्या हुआ? प्रोमिसी हुआ। जैसे आप अपने दोस्त की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो आप प्रोमिसर, अब जब आपका दोस्त आपकी तरफ हाथ पकड़ लेता है तो वो प्रोमिसी हो जाता है। और वही प्रोमिसर और प्रोमिसी जब हाथ एक दूसरे से पकड़ लेते हैं तो वही एग्रीमेंट बन जाता है। सिंपल समझ जो है। अब एग्रीमेंट देखिए तो कहाँ डिफाइन है? तो एग्रीमेंट सेक्शन 2 में डिफाइन है। तो सेक्शन 2 को देखिए। एवरी प्रोमिस, मतलब प्रत्येक प्रोमिस, एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, प्रत्येक सेट ऑफ प्रोमिस जो होती है फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन के फॉर्म में हो जाती है फॉर ईच अदर एन एग्रीमेंट, जो एक एग्रीमेंट होती है। इन सिंपल वर्ड में समझें तो जो ऑफर होता है और एक्सेप्टेंस होता है तो एग्रीमेंट बन जाता है। अभी जैसे आपने पढ़ा कि ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। देखिए, प्रपोजल और ऑफर में कंफ्यूज नहीं होना। जो प्रपोजल और ऑफर सेम ही शब्द है, बस कहीं कहीं ऑफर और कहीं कहीं प्रपोजल यूज़ होता है। तो देखिए, प्रपोजल और ऑफर में क्या डिफरेंस है, थोड़ा मैं बताता हूँ। देखिए, ये कॉमन भाषा में अगर आप समझें तो ऑफर होता है, लेकिन जब ला के भाषा में समझें तो वो क्या होता है? प्रपोजल होता है। प्रपोज करना किसी को, तो प्रपोज देखिए, प्रपोज करना, अब मैं एक एग्जांपल बताऊं कि आप लड़की को प्रपोज कर रहे होते हैं। अगर आप किसी लड़की को जब प्रपोज कर रहे होते हैं तो क्या होता है, उस लड़की अगर एक्सेप्ट कर लेती है, वो देखिए आप प्रपोजल दे सकते हैं, बस उसका फ्री कंसेंट होना चाहिए, उसका कोई वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं है। ये आप याद रखना। अब देखिए, एग्रीमेंट आपको कंप्लीट हो गया एग्रीमेंट, मतलब कब बनेगा? तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बराबर, यानी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट दो प्रकार, कैसे एग्रीमेंट कितने प्रकार से पूछ लिया जाता है? तो एक चार्ट अगर बनाना चाहें तो एग्रीमेंट का एक चार्ट ऐसे बनेगा। सिंपल समझ लीजिए, मैं थोड़ा बना दे रहा हूँ, यहाँ पे बना नहीं है। तो एग्रीमेंट ऐसे लिखेंगे। एग्रीमेंट में देखिए दो प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं। एक आपका वाइड एग्रीमेंट होता है। कैसा एग्रीमेंट होता है? एक वाइड एग्रीमेंट होता है। और एक आपका क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब एग्रीमेंट में कंसिडरेशन जो जुड़ता है तो वो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो एक वाइड एग्रीमेंट, एक वाइडेबल एग्रीमेंट, और एक कॉन्ट्रैक्ट। अभी कॉन्ट्रैक्ट बताएंगे, वो नीचे हो सकता है चार्ट बनाया भी गया हो, आप देखेंगे तो नीचे चार्ट आपको देखने को मिलेगा। पहले यहाँ से पढ़ते चलते हैं, सिंपल समझिए। अब एग्रीमेंट के बाद में वाइड, अब एग्रीमेंट आपने देख लिया, तो वाइड एग्रीमेंट किसे कहते हैं? जब कोई भी एग्रीमेंट जो नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, उसे हम वाइड एग्रीमेंट कहते हैं। वाइड शब्द से समझ लीजिए, जहाँ वाइड शब्द आ जाएगा उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा कि वो लॉ अब एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि अब एग्रीमेंट जब वाइड हो गया तो आप दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ, आप उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते। एग्रीमेंट वाइड मतलब होता है शून्य। शून्य का मतलब क्या? कुछ नहीं। अगर आगे शून्य बढ़ाते जाएं तो कुछ नहीं होता, तो शून्य से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यानी कि वाइड एग्रीमेंट मतलब आप जिसे इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं कानून के द्वारा। अब कॉन्ट्रैक्ट समझिए, तो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो एन इन्फोर्सेबल, जो इन्फोर्सेबल होता है किसके द्वारा? लॉ के द्वारा, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सिंपल वर्ड में समझिए तो आप देखेंगे
सिंपल वर्ड में जो आप लिखा हुआ है ऐसे देखिए, जो यहाँ पे जिस भाषा में लिखा गया है कि यहाँ सिंपल वर्ड में, तो ऐसे सिंपल वर्ड में डाल के कॉन्ट्रैक्ट प्लस एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी लिख सकते हैं, इन्फोर्सेबल बाई लॉ लिख सकते हैं। आप डायग्राम भी दे सकते हैं। अब वाइडेबल एग्रीमेंट, वाइडेबल एग्रीमेंट में आप देखेंगे कि कैसे वाइडेबल एग्रीमेंट कहते हैं। तो वाइड प्लस एबल, देखिए वाइड प्लस एबल लिखा, अगर डिफरेंसेस करें तो हो रहा है। वाइड मतलब शून्य, एबल मतलब जो शून्य होने के काबिल है, हो सकता है शून्य हो जाए, हो सकता है वो वैलिड हो जाए। तो देखिए एन एग्रीमेंट हुई चीज इन्फोर्सेबल बाई बाई लॉ एट द ऑप्शन, मतलब देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्शन, एक पार्टी के ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर टू अदर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है वाइवा में, जो मैं बता रहा हूँ। ये वाइवा में नहीं, इंटरव्यू में भी देखेंगे तो पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है कि जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, क्या इसे हम वाइड करा सकते हैं? यस, वाइड भी करा सकते हैं। क्या वैलिड करा सकते हैं? यस, इसे वैलिड भी करा सकते हैं। अब कौन करा सकता है वाइड और वाइडेबल, कौन करा सकता है? ये भी मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किए तो क्या सी इसमें इन्वॉल्व होकर वैलिड या वाइड करा सकता है, वैलिड या वाइड करा सकता है? नहीं करा सकता है। इसमें देख लीजिए साफ साफ लिखा है, इसमें ए और बी के अलावा तीसरा कोई नहीं आएगा। अब कैसे नहीं आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हुई चीज इन्फोर्सेबल बाई लॉ, मतलब वो इन्फोर्सेबल बाई लॉ है ऑफ द ऑप्शन वन और मोर, मतलब एक और एक से अधिक पार्टीज अगर हैं तो वो करा सकती हैं, बट लेकिन नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर, मतलब आपके ऑप्शन पे कोई दूसरा नहीं जा सकता है उस जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको वाइड या वैलिड कराने के लिए। ठीक है, तो आप जो जो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हुए हैं वही कराएंगे, कोई दूसरा पर्सन नहीं आएगा। बस याद रखना, इतना सिंपल बात में मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अपने दोस्त के बीच में किए हैं, आप नहीं रहते हैं, बोलते हैं हमारा भाई चला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट को, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड डिक्लेयर कराने के लिए, तो आपका भाई नहीं जा सकता है। बस इतना ही कहना है, समझ लीजिए। अब देखिए जो लिखा है, इज एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि उससे क्वेश्चन बन जाता है कि क्या प्रत्येक एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल से समझिए कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। अब बताइए क्या सारे छोटे लोग बड़े, जैसे जो जो बड़े हैं, जो बड़े हुए हैं तो वो तो गरीबी से हो सकता है झेल के गए हों, जो बड़े हैं वो तो गरीबी से झेल के गए हों, लेकिन जो गरीब है क्या वो बड़ा बन सकता है? बन सकता है, लेकिन सारे लोग नहीं बन सकते। तो ऐसे सिंपल समझिए कि नो एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब प्रत्येक एग्रीमेंट, मतलब एक सिंपल ऐसे एक डायग्राम देना चाहें तो ये हो जाएगा आपका डायग्राम। अब इसमें पूछ लिया जाता है डायग्राम में, अभी मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको बताता हूँ। नो एवरी एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब प्रत्येक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ वाइड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे देखा नहीं, वाइड एग्रीमेंट हो जाते हैं, जो वाइड एग्रीमेंट हो जाएंगे, वाइडेबल हो जाएंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो वाइड वाले को तो हटा ही दिया जाएगा ना, तो वाइड को हटा दे रहे हैं, तो यानी कि प्रत्येक एग्रीमेंट क्या नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें से हट जा रहा है। सिंपल समझ लीजिए जो आपने ऊपर पढ़ा है। एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी की राइजेस टू लीगल ऑब्लिगेशन, जो लीगल ऑब्लिगेशन देता है। ऑब्लिगेशन का मतलब कभी पूछ लिया जाता है तो ड्यूटी होता है, याद रखना। अब देखिए इसको हम पूरे को, जो बड़ा वाला भाग है उसको हम अगर कॉन्ट्रैक्ट कहें और बी वाले को अगर एग्रीमेंट कहें, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो डायग्राम बना है सही बना है? अब देखिए ये सारा जो पूरा भाग है ये एग्रीमेंट पूरे के अंदर आता है कि नहीं आता है, और क्या ये एग्रीमेंट पूरे भाग को छिपा पा रहा है? नहीं छिपा पा रहा है, इसके इधर इधर चरोर बच रहे हैं। तो ये सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट जो होता है वो वैलिड होता है। देखिए एग्रीमेंट तीन प्रकार से, एग्रीमेंट तीन प्रकार से कौन कौन से, तो अभी आपने पढ़ा, देखिए यहाँ पे एक एग्रीमेंट आप पढ़े, एग्रीमेंट के तीन प्रकार पढ़े हो, वाइड एग्रीमेंट, और एक वाइड एग्रीमेंट क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कब, जब इन्फोर्सेबिलिटी हो जाता है, एक वाइडेबल। अब जो वाइड हुआ है वो तो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा नहीं, तो इसीलिए सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। अब इससे सिंपल में कोई नहीं बता पाएगा, इससे सिंपल में आपको कोई नहीं समझा पाएगा, इसलिए समझ लीजिए। अब बार बार अगर वही बताएंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। अब एन एग्रीमेंट कैन बी, एक एग्रीमेंट कैसे हो सकता है ये देखते हैं, कहाँ कहाँ हो सकता है। तो सोशल ओब्लिगेशन देखा जाए और लीगल ओब्लिगेशन,
टू प्रकार से अगर हम डिवाइड करें एक एग्रीमेंट को, तो कैसे डिवाइड करें, तो एक दो प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं, सोशल ऑब्लिगेशन एंड लीगल ऑब्लिगेशन। अब सोशल ऑब्लिगेशन मतलब जब समाज में आपका कोई कार्य कर रहे होते हैं, या ऑब्लिगेशन मतलब जैसे आपने देखा ड्यूटी, तो समाज में आपकी क्या ड्यूटी है और लीगल में क्या ड्यूटी है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एन एग्रीमेंट गिविंग राइजेस टू सोशल ओब्लिगेशन इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक सोशल जो ओब्लिगेशन होता है, जो आप समाज में काम कर रहे होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अब एग्रीमेंट गिविंग राइजेस टू लीगल ओब्लिगेशन इज ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब आपको जो लीगली तरीके से ड्यूटी दी गई है, तो उसको आपको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको पनिशमेंट भी दी जाती है। अब नॉट कवर अंडर आईसीए, मतलब जो सोशल ओब्लिगेशन है वो कहाँ नहीं कवर होती है, तो आईसीए यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं, उसमें कवर नहीं होती है। और जो लीगल ओब्लिगेशन है, यानी कि वो लीगल ओब्लिगेशन कवर्ड होती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आईसीए 1872 के अंतर्गत। अब देखिए जो सोशल ओब्लिगेशन है उसका एक एग्जांपल देखें तो बहुत अच्छे से एग्जांपल जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन, मतलब दो पर्सन लोग, दो लोग मिलके क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं टू गो टुगेदर, मतलब वो साथ जाने के लिए कहते हैं। टू द सिनेमा, एक सिनेमा हॉल में जाने के लिए। फॉर अ वॉक ऑफ, फॉर ए डिनर, मतलब खाना के लिए जानते हैं। इन एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर, जो एग्रीमेंट है वो सोशल नेचर का होता है। एंड नॉट कवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस एग्रीमेंट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर नहीं करेंगे। डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज आल्सो नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है कि हाँ बेबी आप गुस्सा मत होइए, कल मैं आपको कहाँ ले चलेंगे, कल आपको हम घुमाने ट्रिप पे ले जाएंगे, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में सुनी, अब वो भाई कहे ठीक है चलिए। अब आप जो हस्बैंड थे वादा ले लिए। सुबह हुई, 10 बजे खाना पानी हुआ, अब बोले कि चलते हैं वो जम्मू कश्मीर घूमने। अब जब वो जम्मू कश्मीर जाने से मना कर देते हैं, तो जो वाइफ होती हैं वो क्या करती हैं, भाई कहानी सुना रहा हूँ सिंपल, ये हाइपोथेटिकल बातें हैं। तो जो कहानी सुना रहा हूँ, तो वो वाइफ जाती हैं क्लेम करती हैं कि हाँ हमारे वाइफ कहे थे। तो ऐसा जो कोर्ट होती है वो कहती है कि एग्रीमेंट नहीं होता है। तो घर में जो चीज़ें होती हैं वो एग्रीमेंट नहीं होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में वो एग्रीमेंट नहीं माना गया है। सिंपल समझ लीजिए। अब एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। जो हाईलाइटेड पॉइंट में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पूछ लिया जाता है जो वाइबा होता है और इंटरव्यू में, कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, याद रखना। अगर आप देखोगे कभी इंटरव्यू देखते होंगे तो आपको पता भी होगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। अब देखिए डिफरेंस देखिए बिटवीन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, तो कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं और देखिए हम बताते हैं। देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंस लिखना होता है तो वो एग्रीमेंट, अब डिफिनेशन पूछा एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का, वो ऐसे पारेंगे, इधर एग्रीमेंट लिखेंगे, यार कॉन्ट्रैक्ट लिखना स्टार्ट किए, इसमें सारे, अब कैसे लिखेंगे, सॉरी, इधर एग्रीमेंट और इधर कॉन्ट्रैक्ट। अब इधर लिखना स्टार्ट करेंगे, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। और किस बेसिस पे लिख रहे हैं कोई पता नहीं, कहानी लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। एग्जामिनर जानते हो क्या देखता है, तो एग्जामिनर देखता है क्या आप जो डिफरेंस करें, कहानी कुछ नहीं पढ़ता है। वो देखा मीनिंग के बेसिस पे हुआ है, हाँ चलिए सही है। एलिमेंट के बेसिस पे हुआ है, डेफिनेशन के बेसिस पे हुआ है, रिटर्न ऑब्लिगेशन सेक्शन स्कोप, ये सब लिखिए। किस बेसिस पे आप बात कर रहे हैं, जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, तो किस बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, मैं कौन सा बेसिस अपना रहा हूँ। मैं बेसिस जैसे आपको ले रहा हूँ कि हाँ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, आपको अच्छा सा अच्छा नोट्स देना चाहिए, ये मेरा बेसिस है। तो ऐसे आप पढ़ रहे हैं कि हाँ हम पढ़ रहे हैं तो हमको अच्छा मिलेगा कंटेंट, यही होता है। तो जिससे आप डिफरेंस दे रहे हैं, यानी कि डिफरेंस किसी के बीच में बता रहे हैं, तो भाई बेसिस ज़रूर बताना। अगर आप अपनी बात को रख रहे हैं, एक ला स्टूडेंट और एक आम स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है। जो ला स्टूडेंट होता है वो फैक्चुअल बात करता है, वो कोई बात करेगा तो वो जहाँ तक हो सकेगा वो एविडेंस के तरीके से बात करेगा कि हाँ इसको मैं यहाँ दिखा दूंगा। जैसे आपने बोला, अब पब्लिक प्लेस में आप जाएंगे, आपको कोई मारा, आप बोले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है उसको वायलेट कर रहे हैं, आपके लिए जो लॉ है वो हमारे लिए भी लॉ है। तो ऐसे आप बोलेंगे कि आप कोई पुलिस मान के चलिए आपको अरेस्ट करने आई। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी हमारे दोस्त के बीच में जो बात हो रही थी उसकी बात बताता हूँ। अब मान के चलिए एक पुलिस है, वो आपको आई अरेस्ट करना स्टार्ट की।
अब पुलिस आई, आपको अरेस्ट करना स्टार्ट किया। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप नहीं जानते हैं, मैं थोड़ा बताता हूँ। अब आप जब नहीं जानते हैं तो जान चुके हैं, मान के चलिए आप जानते हैं, वकील हैं, आप क्या बोलेंगे कि आप हमको कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, मैंने तो कोई क्राइम नहीं किया है। बोलेगा कहाँ आपने पढ़ा है कि हम आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। आप जिस आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 22, भाई आर्टिकल 22 आपको क्या देता है, राइट देता है 22, ठीक है। तो वो देख लेंगे इसे, जब आप बोलेंगे ना, आप क्या करेंगे, विद आर्टिकल के साथ आप बोल रहे हैं, तो ऐसे होता है। ये क्लास स्टूडेंट जो है वो मीनिंग और फैक्ट के साथ बात करते हैं, तो जिसे आप डिफरेंस भी बताइएगा तो एकदम मीनिंग के बेसिस पे बताइए, एलिमेंट के बेसिस पे डिफाइन, बस आपका एग्ज़ाम सबसे अलग आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे सबसे अलग आंसर होगा आपको मैक्सिमम नंबर मिल जाएंगे। यही होता है ला सब्जेक्ट को लिखने का तरीका। तो ये देख लीजिएगा डिफरेंस जो आपको देखने को मिल रहा है, ये सब कर लेना। अब देखिए इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्टेक्ट। तो वीडियो को अभी एंड नहीं करेंगे, केवल आपको हम डायग्राम आज बताएंगे, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इसकी पूरे डिफिनेशन कहाँ कहाँ कैसे दी गई है, कौन कौन होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसेंशियल्स देखें, तो इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे तो अंडर सेक्शन 10 के अंदर बताया गया है कि कौन कौन से इसेंशियल्स हैं, कैसे कैसे इसेंशियल्स होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसेंशियल्स एलिमेंट को हम दो प्रकार से क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अब एक एग्रीमेंट होना चाहिए, देखिए यहाँ पे एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंपटेंस टू पार्टी होना चाहिए। मतलब जो पार्टी कंपटेंसी का मतलब होता है कि उसको समझ होना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है तभी तो वीडियो देख रहे हैं, यानी कि उसको जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको समझ में आना चाहिए तभी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कंपटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसीडरेशन मतलब होता है कि क्यों, अभी एक लीगल मैगजीन जब आप कंसीडरेशन के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कौन सी लीगल मैगजीन होता है। तो इसका मतलब होता है कि डेट इज समथिंग, मतलब रिटर्न, आपको कुछ अलग से क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है। जैसे मैं आपको अगर आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आप हमको क्या रिटर्न कर रहे हैं, भाई आज हम आपको वीडियो दे रहा हूँ तो आप हमको बदले में क्या दे रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम दे रहे हैं, आपका नेट यूज़ हो रहा है, आप नेट यूज़ हो रहा है, आपको हमारा व्यू आ रहा है, हमारा चैनल मोनेटाइज हो रहा है, तो ये सब होता है। आप हमको कंसिडरेशन के रूप में कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। अब आप वीडियो देख रहे हैं, अब हमने मान के चलिए एक पेड कोर्स ओपन किया, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई, अभी तो कुछ नहीं हुआ। तो देखिए जब ये छोड़िए, लॉफुल कंसिडरेशन का एक एग्जांपल अच्छा सा समझते हैं। आप आपके दोस्त के बीच में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब आपके दोस्त ने आपको एक मान के चलिए ज़मीन प्लाट है उसको लिखवाया। आपने दोस्त से बोला आप हमको ज़मीन यहाँ दे दीजिए, हम आपको चाँद पे ज़मीन दे देंगे क्योंकि वहाँ हमारा पूरा ज़मीन है। क्या चाँद ज़मीन हो सकता है, वहाँ पे आपका ज़मीन हो सकता है? नेचर के द्वारा जो चीज़ें होती हैं, नेचर के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपने अभी पहले ही पढ़ा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। तो चाँद जैसा कोई चीज़ वाइड हो जाएगा। अब लीगल ऑब्जेक्ट देखिए, तो लीगल ऑब्जेक्ट मतलब होता है कि जो उसका पर्पज़ है वो लीगल होना चाहिए। अब हस्बैंड और वाइफ के बीच में जैसे आपने देखा कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। अब देखिए नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, और उससे बताया ना गया हो, वाइड डिक्लेयर ना किया गया हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए तो आपको बी में देखने को मिलेगा नॉट गिवन अंडर सेक्शन, मतलब सेक्शन 10 में डिफाइन नहीं है बट स्टिल आर इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको किस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए, सेक्शन 10 में जो लिखा हुआ है वो तो सभी लोग पढ़ लेंगे। अगर अदर पार्ट, मतलब ये है कि आप अगर ज़्यादा थोड़ा पढ़ें तो आप पढ़ेंगे कि हाँ एक जो कॉन्ट्रैक्ट है जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होता है तो टू पार्टीज तो मिनिमम जरूरी ही है, नेसेसरी फॉर ऑफ टू पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट या इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में दो पार्टियां जरूरी होती। आप खुद से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है। अब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, अब इंटेंशन भी कैसा होना चाहिए, एक लीगल होना चाहिए और लीगल फॉर्मेलिटीज़ होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। ये याद रखना, ये आप कर लेंगे। और अब इसका हम बताएंगे पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ऐसे पूरा पीडीएफ जो आपका बन चुका है। आप पीडीएफ लेने के लिए सीधा हमारे जाएंगे टेलीग्राम चैनल KWL क्लासेस, जहाँ पे बच्चे विजिट भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे नोट्स भी ले रहे हैं। तो सारे नोट्स लेने के लिए आप कहाँ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल को मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे जाएंगे वहाँ पे लिखेंगे KWA, KWA एक साल लिखेंगे, ला
क्लासेस लिखेंगे जब आपको, तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। और चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी ले सकते हैं। ऐसे पीडीएफ और ऐसे अच्छे से नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाइए, देखिए यहाँ पे जो डायग्राम के बेसिस पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो ये डायग्राम भी आप क्या करेंगे, ऐसे अपने एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना। यही सब नंबर गेन कराता है, यही सब नंबर देता है। अभी शुरू शुरू में है तो आपको ये सब बातें बताई जाती हैं, बाद में ये सब बातें नहीं बताई जाएंगी। तो अभी कोई डाउट है, या फिर नोट्स और हैंड्स रिटन अगर नोट्स चाहते हैं कि हाँ हैंड्स रिटन नोट्स कैसे बनाएं जैसे, या फिर हैंड्स रिटन नोट्स का पीडीएफ चाहते हैं, तो कमेंट कीजिएगा। मेरा हैंड्स रिटन नोट्स जो खुद का है वो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि उसको देने में हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो वो ले लीजिएगा। और अगर भविष्य में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है कि आप भाई सेक्शन को पढ़ते चलें। इंटरव्यू के लिए भी वो आपके लिए अच्छा होगा, वाइवा के लिए भी अच्छा होगा। बस सेक्शन को याद करना, उसके अंदर जो ये हाइलाइटेड पॉइंट हैं ये सब याद कर लेना, बस आपको पूरा रटना नहीं है। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो चैनल बनाया गया है ये स्पेशल एलएलबी और बीएलएलबी स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है, और इस पर अदर चीज़ की तैयारी नहीं कराई जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।